नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, लोकतंत्र में किसी भी जन आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका उद्देश्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होना। दूसरी मुख्य शर्त होती है उसका शांतिपूर्ण होना। तीसरी मुख्य शर्त होती है अहिंसक होना। और संविधान में दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार का या कानून का विरोध करना। ये किसी भी जन आंदोलन के लिए टिके रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें फैली हिंसा ने क्या इस आंदोलन को कमजोर किया है? अब इस आंदोलन का क्या आगे का भविष्य है? क्या आंदोलन किसी साजिश का नतीजा है या फिर आंदोलन एक बड़ी चूक है 60 दिनों से चल रहे इस व्यापक और बड़े आंदोलन में? क्या हुआ है और अब आगे आने वाले समय में किसान आंदोलन का भविष्य क्या है? कल से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने उसे देखा, महसूस भी किया। देश में इस पे नाराजगी भी जताई गई। लेकिन इस आंदोलन को जिस तरह से दबाने की कोशिश हो रही है, इस आंदोलन के प्रति जिस तरह की भाव पुलिस प्रशासन प्रकट कर रहा है, वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। खेती से जुड़े 3 कानूनों को रद्द करने की मांग और एमएसपी गारंटीड किए जाने की मांग को लेकर 11 चक्र की वार्ता के बाद भी नतीजा न निकलना, यह बताता है कि दोनों पक्षों में किस प्रकार की विषमताएं हैं। दोनों पक्षों में किस प्रकार की अपने अपने मसले को लेकर और अपने अपनी बातों को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं और हल फिर भी नहीं निकाल पाए। दिल्ली में हिंसा की निंदा की जानी चाहिए, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यही किसान भाई 1 डिग्री टेम्परेचर में 150 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो चुके हैं दिल्ली बॉर्डर पे। उनकी जान जा चुकी है, उन्होंने अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन हिंसा की आड़ में इस आंदोलन को बदनाम करने, दबाने, कुचलने की भी कोशिश हो रही है। यह भी एक सत्य है। जन आंदोलनों को पुलिस के डंडे के सहारे, दरोगा और सिपाहियों के सहारे दबाया नहीं जा सकता और न नैरेटिव चेंज करके किसी मसले को आप डाइवर्ट कर सकते हैं। यह किसानों की बात है, किसानों का आंदोलन है। आप इनको दिल्ली बॉर्डर से उठाएंगे, यह दूसरी जगह बैठेंगे। यह कोई राजनीति से प्रेरित अपोजिशन का आंदोलन नहीं है। यह विपक्ष का प्रायोजित आंदोलन नहीं है कि यह पॉलिटिकल मूवमेंट है, खत्म होगा। यह किसानों का आंदोलन है। किसान और सरकार डेमोक्रेसी में एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिन्होंने हिंसा की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन किसानों और सरकार को फिर से एक टेबल पे आके बैठ के आपस में बातचीत करनी पड़ेगी। किसान कोई पराये नहीं है, किसी दूसरे देश के वासी नहीं है, हमारे अपने हैं। इन्होंने ही सरकारों को चुना है। तो अब सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ बातचीत का रास्ता फिर से खोले, फिर से प्रारंभ करे और फिर से एक शांतिपूर्ण माहौल में, सौहार्द में किसानों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो और इस मसले का समाधान निकाला जाए। देश जिस परेशानियों से गुजर रहा है, देश जिस आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, देश जिस बेरोजगारी से गुजर रहा है, देश जिस तरह से काम धंधा बंद होने की परिस्थितियों से गुजर रहा है, हम बहुत दिनों तक इस तरह के आंदोलन को झेलने की स्थिति में नहीं है। डंडे के दम पर पुलिस प्रशासन लगाकर किसान नेताओं को जेल में डाल देने से आंदोलन खत्म नहीं होंगे। यह आंदोलन को और बृहद रूप देंगे। तो जिनके भी दिमाग में इस तरह की भावना है कि वो पुलिस लगाकर आंदोलन को खत्म करा लेंगे, उनको अपने तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने यही तरीके लगाए और नाकाम हुए। जन आंदोलन पुलिस के सहारे नहीं दबाए जा सकते। ऐसे मसले पर किसानों को और सरकार को फिर से एक टेबल पे आना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी।
बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाना चाहिए। मत भूलिए कि यूपीए 2 में स्वामी रामदेव के साथ क्या हुआ था। बातचीत ही डेमोक्रेसी में अंतिम विकल्प होता है और बातचीत के जरिए पेचीदा से पेचीदा मसले भी सुलझाए गए हैं। इस देश का इतिहास है इस बात का। तो इस पेचीदा मसले को भी बातचीत के टेबल पे ही सुलझाया जा सकता है और इस मसले के दो ही स्टेक होल्डर हैं, सरकार और किसान। ये दोनों ही बैठकर इसको सुलझाएंगे। दिल्ली हिंसा की निंदा और पुलिस इसकी जांच करे। दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी इस हक में हूं, लेकिन इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि किसानों के बीच और सरकार के बीच बातचीत वापस प्रोसेस में आए। बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए। आज पुलिस इन्हें भगा देगी जिस तरह से गाजियाबाद बॉर्डर पे चल रहा है। क्या यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? अच्छा, गाजियाबाद बॉर्डर आप खत्म करा देंगे, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर वहां भी अच्छा खत्म करा देंगे, तो क्या ये देश के दूसरे हिस्सों में नहीं बैठेगा? क्या यह देश में असंतोष का वातावरण उत्पन्न नहीं करेगा? संपूर्ण समाधान ही असंतोष को समाप्त करता है। फिर से दोहरा रहा हूं, संपूर्ण समाधान ही असंतोष की भावना को समाप्त करता है। सरकार को इसके संपूर्ण समाधान की तरफ जाना चाहिए। किसानों के साथ उनको बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इस मामले का व्यापक समाधान ही राष्ट्रहित है। राष्ट्र की भक्ति भी इसी बात पे है, देशभक्ति भी इसी बात पे है कि इस मसले का सम्मानजनक समाधान सरकार और किसान निकालें। आपस में नहीं टकराना है, देश की प्रगति के लिए आगे बढ़ना है। भारत की खाद्यान्न सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। किसान और सरकार आपस में दुश्मन नहीं है, एक दूसरे से कोई प्रतिद्वंदिता भी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं वो, और दोनों को बैठकर बात करनी पड़ेगी इस विषय पे। हिंसा या पुलिस की जोर जबरदस्ती, दोनों का डेमोक्रेसी में कोई स्थान नहीं होता। बातचीत करिए, बातचीत के जरिए इस मसले का समाधान निकालिए। आवश्यकता पड़े तो सरकार, विपक्ष, किसान तीनों एक टेबल पे बैठें। और भी आवश्यकता पड़े और भी पेचीदा हो, जुडिशरी को भी लाइए साथ में। कई बार आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करने पड़ते हैं, असाधारण प्रयास करने पड़ते हैं देश की समस्याओं के समाधान के लिए। यह समस्या उसी प्रकार से है। हुकूमतों के पास ताकत होती है, पुलिस की, वो इन्हें, किसानों को खदेड़ सकते हैं, बिल्कुल खदेड़ सकते हैं, इनके टेंट उखाड़ सकते हैं, इनको अरेस्ट कर सकते हैं, इनको भगा सकते हैं, स्थान खाली भी कराया जा सकता है। लेकिन फिर वो असंतोष का वातावरण उत्पन्न करेगा। टेम्परेरी आपको रिलीफ मिलेगी कि यहां से हमने गाजियाबाद से आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इसके नतीजे आगे चलकर बड़े होंगे। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि समय रहते चीजों को सुलझा लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए बातचीत के जरिए रास्ते का समाधान निकले। हिंसा या हाई हैंडलेसनेस पुलिस की, इससे सबको बचना चाहिए, किसानों को भी, सरकार को भी। बातचीत दोबारा से शुरू हो, इस बात की पहल सिविल सोसाइटी को भी करनी चाहिए, मीडिया को भी करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए और किसान यूनियन को भी करनी चाहिए। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, ये बताओ जो अत्याचार है। क्या बोला पुलिस को, क्या बोला आपने? ना धोखा करी पुलिस प्रशासन। यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया। करने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन और पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में।
इस किसानी की मेरी जिम्मेदारी है। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। नहीं होगा, किसान देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। आप कुछ भी साफ है, अब आप यही रहूंगा। और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आओगा, पानी नहीं पीऊंगा। गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आओगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे। प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी, मुझे किसानों से पानी चाहिए। केस टिकट की जब तक जान है, ये धरना स्थल खाली होगा, नहीं आंदोलन खाली होगा। तो आज की डिबेट में मुझे हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं, उमा शंकर पांडे कांग्रेस से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। चौधरी पुष्पेंद्र जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। दिल्ली में 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसकी निंदा की जानी चाहिए। कानून अपना काम करे, पुलिस जांच करे, जो दोषी हैं उनको कठोरतम सजा मिले। मैं इस मसले पे जांच एजेंसियों के साथ हूं, लेकिन जोर जबरदस्ती से पुलिस के दम पर किसानों को पीट कर, उनको अपमानित करके, उनको भयाक्रांत करके धरना स्थल से उठाया भी नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, क्या यह सही वक्त है कि सभी स्टेक होल्डर आगे आएं और बातचीत का माहौल दोबारा से बने और बातचीत के टेबल पर दोनों पक्ष लौटें? देखिए ब्रजेश जी, जो आपने विश्लेषण अपने इंट्रोडक्शन में किया है, थोड़ी इको ठीक करा देंगे। बहुत बेहतरीन विश्लेषण किया है और उससे पता लगता है कि आपकी कितनी जबरदस्त समझ है, जो ग्राउंड की समझ है। और मैं अनेक राष्ट्रीय चैनलों पर बैठता हूं रोज, लेकिन जो विश्लेषण आपने किया है, आपने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। पुलिस की जोर जबरदस्ती से कभी कोई आंदोलन समाप्त नहीं किया जा सकता, और उसका रोष सालों साल तक सालता रहता है, और उसके क्या दुष्परिणाम होंगे वो भी समझ लेना चाहिए। क्या इस देश में आंदोलन करना एक गुनाह हो गया है? मतलब आप जो है 2-3 महीने तक वहां ट्रैक पे बैठे रहते हैं, कोई आपको नोटिस नहीं लेता। उसके बाद आप कहते हैं हम दिल्ली आएंगे। दिल्ली में आने से पहले आपके ऊपर पानी के बौछार, आंसू गैस से लेके तमाम लाठी चार्ज और सड़क में गड्ढे करके वो उस तरह का बिहेवियर किया जाता है। आपको रामलीला मैदान, जो ऐतिहासिक स्थान है प्रदर्शन का, वहां जाने नहीं दिया जाता। आप वहां बैठ जाते हैं तो 2 महीने में आपके 150 से ज्यादा लोग शहीद हो जाते हैं। उसके बाद आप नोटिस नहीं लेते, आप वार्ता शुरू बाद में करते हैं। आपने जो ये तरीका अपनाया हुआ है, और जो लास्ट में 26 जनवरी को किस प्रकार से एक संदिग्ध व्यक्ति को, जिसको पहले ही आंदोलन से अलग किया गया हुआ था, आइसोलेटेड पड़ा हुआ था, वो आकर के जिसके फोटो निकल रहे हैं आपके तमाम नेताओं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री के साथ, वो जाता है और लाल किले में वॉक कर रहा है। रेड कारपेट वेलकम दे दिया गया रेड फोर्ट के लिए। अरे वो उसका नाम ही डेफिनेशन से किला है, किला। उसका मतलब यह है कि वो तोप तलवारों से उसके अंदर आप जो है कूबल नहीं कर सकते, उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। और मेरे पास वीडियो है जिसमें बहुत ही आराम से गेट खोल दिया गया है, वो अंदर चले गए। मतलब लाठी डंडे और कुछ 2 तलवार पलवार लेकर के गए थे, हालांकि उनकी मैं निंदा करता हूं, लेकिन वो आराम से चले गए। वहां झंडा आरोहण कर दिया, सेल्फी ले ली, फेसबुक लाइव कर दिया, बिल्कुल ठंडे मन से और दिमाग से। और बाद में आकर के कंधे पे बैठा के जश्न भी निकाल लिया। वो पकड़ में नहीं आया व्यक्ति आपके, वो निकल लिया। आपकी चाक चौबंद व्यवस्था जो 26 जनवरी 15 अगस्त को होती है, रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जो होता है, वो कहां चला गया? पुलिस कहां चली गई? आपकी 15 कंपनियां, 20 कंपनियां अगले दिन जो लगाई है, पहले दिन क्यों नहीं लगी? आपने उन जो आंदोलनकारी है उनको इंडिया गेट नहीं जाने दिया, तो वो इधर बहादुर शाह जफर मार्ग पे राइट साइड में कैसे मुड़ गए? वहां उनको रोकने का काम क्यों नहीं हुआ? सिंघू बॉर्डर वाले वहां लाल किले पे कैसे पहुंच गए? लाल किले पे पहुंच गए, मैदान तक पहुंच भी गए, मान सकते हैं आपकी बात, लेकिन अंदर लाल किले के कैसे घुस गए? किला है वो किला। यहाँ प्रधानमंत्री के घर में तो कोई घुस सकता है, लेकिन लाल किले में नहीं घुस सकता, यदि अंदर का आदमी ना चाहे तो। एक ही दरवाजा होता है आंदोलन को, जो लाहौरी गेट एक ही दरवाजा है, वहां पर दरवाजा था, चारों तरफ खाई, वहां एंट्री का सिर्फ एक दरवाजा है। अगर वो बंद कर दिया जाता तो भीतर कोई नहीं जा सकता। एक दरवाजा, उस पे गेट है, कोई घुस ही नहीं सकता किसी तरीके से। उसके ऊपर तो जब तोप चलती है तब नहीं वो टूटते थे उसके दरवाजे, और उसमें से आराम से चले गए, झंडा आरोहण कर दिया, सेल्फी लेकर जो कुछ भी गाजियाबाद बॉर्डर पे हो रहा है, मेरा कंसर्न ये है कि पुलिस को किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई से बचना चाहिए। धरना जहां पर चल रहा है, धरने पर किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और बातचीत के टेबल पे दोनों लोग लौटें। कंसर्न ये होना चाहिए।
बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। धरना जहां चल रहा है वो इसलिए चल रहा है वहां क्योंकि आपने उनको रामलीला मैदान या जहां वो दिल्ली जा रहे थे, क्योंकि वो दिल्ली सरकार ने वो मतलब केंद्र सरकार ने उन कानूनों को बनाया था, तो उसके प्रदर्शन करने के लिए क्या अंडमान निकोबार या वहां जोधपुर के थार रेगिस्तान में बैठ जाएगा आदमी जाकर के? रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए थे 2 महीने, आपने कोई नोटिस नहीं लिया उनका? आप वो दिल्ली में आकर के प्रदर्शन करने का उनका अधिकार है, वो भी छीनना चाहते हैं। अगर वो वहां सड़क पे बैठ गए हैं, शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, आप उनको मार के भगाना चाहते हैं। एक मसला मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपको भी गांव में आना है कल को। चौधरी साहब एक बात बताएं कि अगर मान लीजिए कि आज रात में गाजियाबाद बॉर्डर से किसानों को उठा दिया जाता है और ये धरना पुलिस समाप्त करा देती है, खत्म करा देती है, वो जगह खाली करा ली जाती है, देन व्हाट नेक्स्ट? देखिए ये तो सामूहिक निर्णय होगा, रोष तो बना रहेगा। और अगर ये चाहते हैं कि ठीक है भैया, ये जो यूपीए वालों को भी गलतफहमी हो गई थी जब आपने बाबा रामदेव का जिक्र किया, किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ था, अगली बार उनकी भी 44 सीटें रह गई थी। तो कोई भी सरकार इस दम्भ में ना रहे कि वो 50 साल तक के लिए आई है। आपको 5 साल के लिए बिठाया गया है, 2 मिनट में कान पकड़ के जो है जनता साइड में बिठा देगी, इस बात को भूलना मत। आप हमारी वोट के बलबूते पे वहां बैठे हुए हो, हमें आने नहीं देना चाहते आप दिल्ली में। हम विरोध प्रदर्शन करें, आपने उसको खराब करने का काम किया है। हमारे 150 से ज्यादा लोग मर गए, कोई नोटिस आप नहीं ले रहे। अरे काले कानून को वापस ले लीजिए, एमएसपी की बाध्यकारिता करने का कानून लागू कर दीजिए, क्या तकलीफ थी आपको? पर ये बता रहे हैं कि किसान गद्दार हैं, 300 सीटों खालिस्तानी हैं और उन्होंने हिंसा फैलाई। ये तो पहले दिन से ही खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कैनेडियन, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, माओइस्ट कह रहे थे, वो चीजें नहीं चली। तब इन्होंने अपने ही लोगों को भेज के लाल किले का गेट खोल करके उनको ऊपर चढ़ा के झंडारोहण किया, और उसके बाद ये सारा का सारा ड्रामा, इसको ब्लैकलिस्ट करने का और सारे आंदोलन के ऊपर कालस पोतने का जो काम किया है, इसको पूरे देश का किसान जो आधी आबादी है देख रही है, और कहीं ना कहीं इसका लोकतांत्रिक रूप से जवाब अगले चुनाव में जो भी आएगा उसमें दिया जाएगा। ऑलराइट, हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हीरो वाजपेयी जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप पुलिस के दम पर धरना स्थल खाली कराना चाहते हैं? ऐसी मंशा है आपकी? नहीं, देखिए, कभी पुलिस का अगर दम होता लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जब सरकार और किसानों के बीच में संवाद चल रहा था और संवाद सफल नहीं हो पा रहा था 11 दौर के बाद भी, उसके बाद किसान संगठनों ने परेड निकालने की अनुमति मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पुलिस का मामला है, पुलिस चाहे तो अनुमति दे। तो पुलिस और किसानों के बीच की वार्ता हुई और एक रूट तय हुआ, और किसान संगठनों ने कहा कि आप अन्नदाता पे भरोसा करिए, और मुझे लगता है भरोसा प्रॉपर किया गया। अब ये कहना कि मेरी सुनी नहीं गई, हम पहले से कहते थे कि किसानों का कोई एक नेतृत्व तो नहीं है, और मैं मानता हूं इसमें लोग अगर घुस आए थे, आपको जानकारी दी, आप सब जानते थे, तो मेरे ख्याल से बीच में आ जाना चाहिए था, धरना परेड रोक देनी चाहिए थी, सरकार को सूचित करना चाहिए था कि हमारे यहां से नेतृत्व निकल चुका है, इसमें अलगाववादी अराजक लोग घुस आए हैं, आप इनको रोकिए, इनको तो नहीं जाने दीजिए। जब सारी घटना हो गई, देश का लोकतंत्र में जो सर्वाधिक पावन दिवस था कलंकित हो गया, उसके बाद इस तरह की बातें करना और पुलिस को आरोपित करना, सरकार को, पुलिस ने एक बार भी नहीं किया। जिस तरह का कृत्य उस जनता ने किया है, क्या देश की पुलिस इसकी नागरिक नहीं है? क्या देश के लोग, जो लोग सुरक्षा करने वाले हैं, वो देश के नागरिक नहीं है? क्या देश के पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इस देश के नागरिक नहीं है? हैं। अगर उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उस पर एक शब्द निंदा का कहना किसी के लिए भी मुश्किल हो रहा है, और कह रहे सरकार ने करा दिया। अरे सरकार क्यों करा देगी? सरकार तो आपसे वार्ता कर रही थी, आपने कहा हम परेड करेंगे। इस देश में देखिए कितना लोकतंत्र का कितना बड़ा महत्व है, और यही खूबसूरती है इस देश की कि आपको परेड निकालने की अनुमति दी गई। अब आप क्या चाहते हैं? बातचीत के टेबल पर किसान और सरकार वापस लौटे, पहले चला दिया, या फिर आप तमाम कुछ हुआ? क्या आप चाहते हैं कि बातचीत के टेबल पर सरकार और किसान लौटे? देखिए, सरकार ने तो, सरकार का पहले से मत है कि जो संवाद से हल निकलेगा वो इस तरह को देश के लोकतंत्र को कलंकित करने से, तिरंगे का अपमान करने से नहीं निकलेगा। आपको वार्ता करनी चाहिए, बताना चाहिए कि क्या आप संशोधन चाहते हैं। केवल यह कि कौन शक्तियां वो हैं जो कहती है केवल सरकार 3 बिल वापस ले ले, समझौता हो जाएगा। मुझे लगता है जो कमियां हैं उसको टेबल पर बैठ के हीरो वाजपेयी, क्योंकि देश किसान कोई पराया नहीं है, बिना किसानों के किसान कोई दूसरे देश का नागरिक नहीं है, किसान हमारे अपने हैं, हमारे अपने भाई हैं। तो नहीं कहा, अगर हिंसा हो गई है, शब्द मैंने नहीं कहे, पुलिस कार्रवाई कर रही है किसान पर और कठोरतम कार्रवाई कर रही है।
मैं कह रहा हूं देखिए, कि जब- सरकार को और देखिए, किसान क्या को बातचीत कार्रवाई पे हो रही लौटना है, चाहिए कि नहीं उसको लौटना आप चाहिए? जान रहे हैं क्या 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 देश की स्थिति हो गई है, उसके अनुसार आप बताइए। इतने जवान घायल हैं, कोई कार्रवाई हुई? पुलिस ने कहीं ऐसी कोई कार्रवाई उत्तेजना की नहीं की। आदेश थे कि किसान अन्नदाता है, इसके साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, कोई लाठीचार्ज नहीं होना। जब आपने जवानों को नीचे फेंक दिया, तलवार लेके दौड़े, झंडा उतार दिया, क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? इस देश टेक के स्ट्रांग लोकतंत्र एक्शन को ना। कलंकित करने के आपको क्या नहीं किसने किया? रोका कार्रवाई और उसके से? बावजूद भी मैं आपसे सरकार कह रहा हूं ना, अभी आप कह रहा कार्रवाई है, करो। किसान सख्त कार्रवाई करिए, लेकिन क्या किसान और सरकार आपस में दुश्मन है क्या? होगी ब्रजेश जी, होगी। बातचीत किसी की क्यों नहीं जरूरत शुरू कर है। रहे हैं दोबारा कानून से? अपना काम करेगा। अभी बातचीत का अवसर कहां बन पा रहा है? पहले ये तो देखिए कौन बात करेगा, कौन नेतृत्व है। ये लोग तो कहते हैं हमारे हाथ में ही नहीं आंदोलन। ऐसा लगता है कि आंदोलन इस तो दूसरों हिंसा के की हाथ आड़ चला में है। जो लोग आपको नेतृत्व मौका मिल करना गया, चाहते हैं, सरकार वार्ता के आपको लिए तैयार मौका है। मिल गया कि अब बातचीत को टाला जाए, वरना आज अनाउंस करिए कि हम कल से बातचीत शुरू करेंगे। नहीं ब्रजेश जी, ये शब्द आपके, जैसे ये लोग कहते हैं हम तय करेंगे, सरकार तय करेगी, लोगों से बात करेगी, वार्ता शुरू होगी। मुझे लगता है लोकतंत्र में संवाद के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। वही तो मैं चाहता हूं और वही देश चाहता है कि बातचीत शुरू हो, क्योंकि किसान और सरकार आपस में दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। सिर्फ ब्रजेश जी के चाहने की बात नहीं, दोनों पक्ष चाहेंगे और बैठेंगे टेबल पर। ऑल राइट, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, जो कुछ भी हो रहा है देश में, खास तौर पर 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, उस हिंसा की निंदा होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन किसानों के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और यह भी नहीं भूला जाना चाहिए कि 150 किसान शहीद हो गए इस कानून को रद्द करवाने के आंदोलन को लेकर, और किसानों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती की जो खबरें आ रही हैं वो भी चिंता में डालने वाली हैं। आपने अपने कार्यक्रम के जो प्रारंभिक व्याख्यान में जो बातें कही, जैसा कि चौधरी साहब ने बताया, आपने सब कुछ स्पष्ट करा। आपने स्पष्ट करा कि राष्ट्रवाद क्या है। यह देश का किसान और जवान जब दोनों समृद्ध रहेगा तभी असली राष्ट्रवाद है। आपने अपने प्रारंभिक बयान में यह भी कहा कि संपूर्ण समाधान होना चाहिए। जो सरकार 60 दिन तक किसानों को ठंडी में, कड़कते ठंड में मरने के लिए छोड़ दी हो, वो किसान जो 10 दौर तक की बात कर लिया हो, साहब एक दौर, 2 दौर, 3 दौर के बाद तो बात समझ में आती है, लेकिन 10 दौर में बात हुआ और आपने समाधान नहीं निकाला। अगर आपने 3 दौर 4 दौर के बातों में ही अगर निष्कर्ष निकाला होता तो किसान ऐसा क्यों करता? किसान अपने घर लौट जाता। किसान की तो साफ बात थी कि जो 3 बिल आपने लाया है, सरलीकरण संवर्धन का, फार्मिंग एक्ट का और आवश्यक वस्तु अधिनियम का, उसे वापस ले लीजिए और एमएसपी को कानूनी बना दीजिए। इतनी साधारण बात थी। और हमारी पूरी तरह से हम गांधीवादी लोग हैं, हम गोडसे को पूजने वाले तो लोग नहीं हैं। उस लाल किला से तो हमें बेहद मोहब्बत है, लेकिन आरएसएस के लोग जो उस लाल किला को 25 करोड़ में एक बड़े उद्योगपति को 5 साल के लिए बेच दिए, वो लाल किला का मर्म क्या जानेंगे? जिन लोगों ने आजादी के 60 दशक तक अपने यहां तिरंगा नहीं फहराया, वो क्या जानेंगे? इस देश का किसान और इस देश का जवान कि किसान और सरकार बातचीत की टेबल पे लौटें। ये हम हमेशा चाहते हैं और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि किसानों से संवाद करें और जितना जल्दी हो सके आप तीनों कानून। दूसरा मेरा प्रश्न यह कि 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड थी, आप लोग क्यों ट्रैक्टर परेड निकाले? आपका क्या काम था इसमें? आप हमारा काम, एक सजग विपक्ष होने के नाते हम देश के आम जन के और किसान के साथ हैं। आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि जिस दिन हमने गणतंत्र आत्मसात किया हो, उसी दिन हम लोगों के घरों पे पुलिस पहुंची और आम जन को भी गणतंत्र मनाने से अगर इस स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी ने रोका तो योगी सरकार ने रोका। आपने साहब बड़ौद की घटना देखी, सोए हुए किसानों पे रात में लाठियां चार्ज की गई। आपने पर आंदोलन की रात आप अपने घर में रहते क्यों हो कि आपके घर पे सुबह पुलिस पहुंच जाती है? ट्रिक ये होती है कि रात में घर छोड़ देना चाहिए। साहब आप ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी आप लोग। हम लोग घर छोड़े रहते हैं, उसके बाद हम लोग गरीब परिवार से निकले हुए लोग किसी और के घर जाके सो जाया करिए। माँ बाप हमारे आपके घर को पुलिस सीज कर देती है। पुलिस अपराधियों को तो संरक्षण देती है, लेकिन उमाशंकर पांडे, थैंक यू, पूरी तरह से बर्बाद। थैंक यू, शुक्रिया। उमाशंकर जी, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो एक निहायत चिंता का विषय है, निंदा की जानी चाहिए,
डेमोक्रेसी में वायलेंस की कोई जगह नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट संवैधानिक अधिकार है। लेकिन क्या अब ये सही वक्त है कि बातचीत दोबारा से शुरू हो और किसी भी प्रकार का दमन और उत्पीड़न की घटना से बचना चाहिए सबको और दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो? बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ और संवाद भी होना चाहिए। और हिंसा का तो हम लोग शुरू से विरोध करते रहे, हम लोग अहिंसात्मक लोग हैं। चौरी चौरा कांड की घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था, तो हिंसा में कांग्रेस पार्टी का ना कभी भरोसा रहा, ना कभी उसको बढ़ावा दे सकती। लेकिन एक बात जरूर समझनी होगी ब्रजेश जी, ये बेहद गंभीर प्रश्न अब देश के सामने खड़ा हो गया है। सबको समझना होगा इस बात को। जिस लाल किले पर अंग्रेजों की तमाम साजिशें, षड्यंत्र और तोपें परास्त हो जाती थी, उस लाल किले पर जैसा कि चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी कह रहे थे, कुछ लोग कैसे पहुंच गए और कौन है ये दीप सिद्धू, क्यों उसके ऊपर इतने बड़े प्रश्न लग रहे हैं। वो फिल्म का एक्टर भी है। 2015 में उसने अपनी पहली फिल्म बनाई थी रमता जोगी, और वो फिल्म किसने उसको मौका दिया था, ब्रेक दिया था? धर्मेंद्र जी, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, और सनी देओल ने उसको अपना छोटा भाई बताया, और जो फोटोज वायरल हो रहे हैं वो सबने देखा। और वही बंदा पहुंच जाता है लाल किले पर। चौधरी पुष्पेंद्र मैं सिंह कहता हूं इस मसले पे मिट्टी डालिए, देश आगे कैसे बढ़े। नहीं, देखिए इस बात को पुलिस कार्रवाई कर रही है, दीप सिद्धू हो या कोई भी हो। मैं तो कहता हूं कि आईपीसी की सख्त से सख्त धाराएं उन पे लगे, कठोरतम सजा मिले उन्हें कोर्ट से, वो अपना काम अलग चलेगा। बट बातचीत के टेबल पर तो लौटिए। नहीं, लौटना चाहिए। क्या किसान और सरकार दुश्मन है क्या? नहीं ना ब्रजेश जी दुश्मन नहीं है, संवाद होना चाहिए। लेकिन जब सरकार कुछ उद्योगपतियों के दबाव में साजिश कर रही हो, आप देखिए दिल्ली पुलिस ने क्या कहा था। दिल्ली पुलिस ने 24 तारीख को जो स्पेशल इंटेलिजेंस के कमिश्नर हैं दीपेंद्र पाठक ने कहा था कि चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है, हर चप्पे पर पुलिस है। जो आतंक इन किसान की ट्रैक्टर रैली में आतंक को फैलाना चाहते हैं, हम उनको सफल नहीं होने देंगे, हर चप्पे पर हमारी निगाह है। जब इंटेलिजेंस के कमिश्नर ने ब्रजेश जी ये बात 24 तारीख को कह दी थी, तो फिर कैसे लोग वहां पहुंच गए? 9 रूट तय हुए थे, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी बैठे हैं, 9 रूट में 7 रूट पर कोई आंदोलन नहीं हुआ। गाजियाबाद बॉर्डर पे हो रहा है, वो चिंता का विषय है। पर क्यों हुआ? क्यों गाजियाबाद बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है वो चिंता का विषय है। नहीं ब्रजेश जी, देखिए चिंता का विषय यह भी होना चाहिए कि आखिर कैसे सरकार साजिश में शामिल है। किसान जो अन्नदाता है, जो इस ठंडी में 62-64 दिनों तक बैठा रहा, चूं तक नहीं हुई, पीसफुल प्रोटेस्ट चलता रहा, पंजाब में 2 महीने बैठे रहे, कहीं पर कोई अशांति नहीं हुई। लेकिन सरकार ने तरह तरह से इसको शुरू से बदनाम करना शुरू किया था। इसको खालिस्तानी, चाइना, पाकिस्तान, क्या क्या कहते रहे, अपने लोग भेजते रहे इस आंदोलन में बदनाम करने के लिए, और अंत में साजिश करके इस आंदोलन को बदनाम करने का कुत्सित खेल खेल दिया। मैं कह रहा हूं अमित शाह रामदेव वाले मामला भूल गए क्या? आप रामदेव का मामला भूल गए क्या? नहीं, आपने भी क्या किया था? रामदेव कोई हिंसक आंदोलन तो कर नहीं रहे थे, आपने उनके साथ क्या किया था? हमने क्या अपने लोग भेज के लाल किले पर आपने पुलिस भेज के जो कुछ भी वहां पे किया था पूरे देश ने नहीं, हमने लाल किले पर तिरंगा अपने लोगों को सफेद चद्दर ओढ़कर, कोई साधु महात्मा नहीं है आप। नहीं, हमने कोई यहाँ पे बता रहे हैं कि आप एकदम बड़े न्यायप्रिय और बड़े अहिंसक हैं। हमने आपने जो किया वो पूरे देश ने देखा था। हमने कोई हिंसा नहीं करवाई थी। हमारे गृह मंत्री ने अपने लोगों को बुलाया, चाय पे पिलाया, प्रधानमंत्री जी ने फोटो खिंचवाई और बोल दिया जाओ बेटा करो। हमने साजिश नहीं की थी, अमित शाह ने साजिश की है। तिहाड़ थोड़ा सा मैंने हाथ रखा है, अमित शाह ने साजिश की है, थोड़ा सा हाथ रखा। अमित शाह को नैतिक अधिकार नहीं है जो अपने किसानों के साथ। यू आर वेरी सेंसिबल स्पोक्स पर्सन, हैव पेशेंस। मैंने थोड़ा सा हाथ क्या रखा, आप तो भड़क गए पूरा। नहीं, मैं भड़का नहीं हूं। कूल डाउन। मैं अमित शाह तिहाड़ जेल में रह के आया, मैं सबका देखा हूं, मुझे साजिशें हर सरकार को देखा हूं। जस्टिस लोया से लेके हरीम पांड्या से लेके संजय जोशी तक कितने सारे केस हैं, और प्रधानमंत्री का स्नूप गेट केस यूट्यूब खोल लीजिए, संजीव मिश्रा IPS का उठा देख लीजिए। ये साजिश करने वाले लोग हैं। प्लीज कोऑपरेट। और राम मंदिर में इनके सारे नेताओं ने कह दिया हम नहीं थे। साजिश करते हैं और कहते हैं मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या किसान और सरकार एक दूसरे के दुश्मन है, कि अब इस हिंसा की आड़ में दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे?
बातचीत के टेबल पे दोबारा लौटेंगे नहीं। अगर हिंसा हुई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, 33-34 FIR हुई है, गंभीर धाराएं लगी हैं, जो दोषी होंगे चिन्हित करके उन पे कार्रवाई होगी, कोर्ट में मुकदमा चलेगा, दोषी पाए जाएंगे, सजा मिलेगी। लेकिन क्या यह आंदोलन जिस काज को लेकर चला है, क्या ये बातचीत के टेबल पे लौटेंगे नहीं दोबारा? ब्रजेश जी, आपने जो पहली बार कहा, पहले ही कहा कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से ही हर मामले हल होते हैं। मैं 35 साल से इस तरह के आंदोलन कवर करता रहा हूं, विभिन्न सरकारों में मैंने कवर किया है, और अंत में उसका जो निष्कर्ष निकलता था यही था कि बातचीत से सारे लोग आते थे और बातचीत से यह हल होता था। अब समस्या यहां पर यह है कि अपने अपने हट हैं। 11 राउंड बातचीत हुई, अपने अपने हट ऐसे हैं जो कोई पीछे नहीं लौटना चाहता। जैसे आप बताइए, मैंने सारे आंदोलन देखे, कुछ उधर लोग पीछे हटते थे, कुछ सरकार पीछे हटती थी, उसके बाद सारे आंदोलनों का हल निकलता था। वरना आप वार्ता नहीं करेंगे, यदि वार्ता में जाएंगे नहीं तो हल नहीं निकल सकता। हुआ क्या यहाँ पर एक दृढ़ता के साथ लोग बैठे और साहब मुझे पीछे नहीं हटना है, मैं सिर्फ एक जो बात मैंने कही थी उसी ही माना जाना चाहिए। इसके कारण ये आंदोलन भी आगे बढ़ता गया, ये बातचीतें भी टूटती रही। फिर एक बार मैं चाहता हूं, अब मैं बताऊं आपको, पूरे देश की इच्छा है ये कि एक बार फिर ये लोग लौटे, पता नहीं क्यों मुझे ब्रजेश जी ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, एनिमी समझते हैं, किसान और सरकार। ऐसा एक दूसरे के जेस्चर से पता चलता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, गहरा विश्वास है एक दूसरे के प्रति। नहीं ब्रजेश जी, मैं बात बता रहा हूं, एक नहीं गहरा विश्वास ये है कि ये एक कह देना कि साहब आप तीनों कानून एकदम रद्द कर दीजिए, ये एक दृढ़ता ये है, एक दृढ़ता ये है कि साहब हम नहीं रद्द करेंगे, एक दृढ़ता। अब एक मौका आया था कि 1.5 साल के लिए कानून स्थगित किए जा रहे थे, एक रास्ता निकल सकता था। कई किसान संगठन इसके पक्ष में थे अंदरूनी, और वो चाहते थे कि इस पर स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन वहां भी नेतृत्व का संकट था, वहां भी नेतृत्व की होड़ थी। क्या देखेंगे? सारे समस्या तो ये है कि साहब मैं जब बैठूंगा तो मैं ही सुई की नोक बराबर में जगह नहीं दूंगा। जब ये वाक्य निकलेंगे तो कोई समस्या हल नहीं हो सकता। थैंक यू ब्रजेश जी। बीरेन जी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन जी, मुझे आप ये बताइए, बातचीत करें, जो कुछ भी दिल्ली में हुआ उस घटना की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन क्या कोई संभावना बनती है कि किसान और सरकार वार्ता के मेज पर दोबारा से लौटें? देखिए, अब तो संभावना लग नहीं रही, संभावना खत्म हो चुकी है। और आपको याद होगा, जिक्र भी किया आपने कि यूपीए 2 में जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था तब कहाँ सरकार इतनी आसानी से बात कर रही थी, और वो भी आंदोलन बहुत लंबा चला। आज 62 दिन हो गया किसान आंदोलन को, और ऐसा लगता है कि आज की रात कयामत की रात है। अगर अपने आप मान गए तो ठीक, नहीं तो रात में ज़बरदस्ती मनाया जाएगा। आज इस उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से हर हाल में सरकार आंदोलन खत्म कराएगी, चाहे लाठी के दम पर, चाहे गोली के दम पर, और चाहे मनाने समझाने बुझाने से। सरकार के पास हर हथकंडा होता है, सरकार किसी की हो। बस फर्क सिर्फ इतना है ब्रजेश जी, जब नेता विपक्ष में होता है तो वो नेता किसानों की हालत देखकर गुस्से से फूल जाता है, और जब वही नेता विधायक और मंत्री बन जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। बस फर्क इतना है। आज इस आंदोलन की मौत होने वाली है। आज किसान का ये आंदोलन मौत के कगार पर पहुंच गया है, जिसने राशन, पानी, टैंकर, खाना पीना, लंगर सब चलाया, इकट्ठा किया। अब उसका अंत निकट दिख रहा है। लोग हताश हैं, निराश हैं, लेकिन सरकार जीती है। लोकतंत्र में सरकारें चुनाव से जीतती हैं, उनके फैसले सही हो या ना हो वो जनता उन पर अपनी मोहर लगाती है। लाल किले पे उपद्रव हो गया, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई बयान नहीं दिया, राज्यों की सरकारें चुप रही, किसानों को लेकर सतर्कता बरती गई और उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई हुई। लेकिन अगर आज ये आंदोलन मरा तो ये जो देशद्रोह का और डकैती का मुकदमा कायम हुआ है,
ये सब जेल भी तो जाएंगे आगे, तो कौन खड़ा होगा इनके साथ। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि सरकार धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि धोखा बादाम की तरह होता है, जितना खाओगे उतनी अकल आएगी। तो ये एक तरह से किसानों के साथ साथ देश की जनता भी इस बात को समझ जाए कि वो आंदोलन चाहे जितना करेगी सरकार को झुका नहीं पाएगी। अब इन तीनों कृषि कानूनों को मान लेने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है और ना अब आगे इन पर कोई आंदोलन होगा। हाँ, सरकार उदारता दिखाए तो वो कुछ चीजों में संशोधन कर सकती है। वार्ता करने वाले जो मांग कर रहे हैं वो गिड़गिड़ाने के समान है सरकार के सामने, क्योंकि अब उसके पास अपर हैंड है। अब वो आपके पास नहीं आएगी वार्ता करने के लिए। आज देश में बहुत सारी चीजें हैं, क्या सरकार उस पर ध्यान दे पा रही है? रेल बंद है, बच्चों के स्कूल बंद हैं, किसान आंदोलन पर हैं, सरकार कभी बोलती है इस पर? नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस दिन किसानों की तकदीर पलट जाएगी उस दिन भारत की तरक्की की तस्वीर भी बदल जाएगी जी। तो इसलिए किसान ऐसे रहे, कोई समस्या नहीं। ब्रजेश जी लाठी खाए मरे, भूखों मरे, 62 दिन से बैठे हैं घर में। और पर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वो सुसाइड कर लेंगे, जान दे देंगे, लेकिन धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। इस तरह का स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। नहीं, वो अपनी ओर से ना छोड़े, पुलिस उनको जबरिया उठा के ले जाएगी, आंदोलन खत्म कराएगी। कोई किसान नेता, कोई आंदोलन, कोई व्यक्ति सरकार और संसाधन से थोड़ी लड़ सकता है। पर वो रो क्यों रहे थे आज? देखिए, राकेश टिकैत एक राष्ट्रीय किसान नेता के तौर पर उभरे हैं। उनके पिता ने जो संगठन बनाया था उसको वो और ऊंचाई पर और नेतृत्व के रूप में पूरे देश में वो आगे ले गए हैं, बुलंदी तक गए हैं। तो स्वाभाविक है कि जो नया रूप राकेश टिकैत का देखने को मिला है उसमें जो उनको धोखा हुआ है, उनके साथियों ने जो साथ छोड़ा है, जो आरोप लगे हैं, उससे आहत होना स्वाभाविक है। जब इसी देश में किसान को अन्नदाता कहा गया और वहीं आंदोलन के लिए पानी बंद कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि तकलीफ होगी लोगों को। आज पूरा विपक्ष मौन साधे बैठा है, टीवी पर बोलता है। अगर पूरे विपक्ष में दम होता, कांग्रेस में, सपा में, बसपा में और जितनी पार्टियां हैं देश की, निकल आते इनके नेता सड़क पर समर्थन में, तो माना जाता कि कुछ किसानों को सपोर्ट मिल रहा है। किसी में हिम्मत नहीं हुई, कहीं देशद्रोही ना घोषित हो जाए, कहीं उपद्रवी ना घोषित हो जाए। तो भाई, शहीद भगत सिंह पैदा हुए खाली दूसरे के घर में, हमारे यहाँ मौज रहा पूरी, खाली बयान दे के बस किनारे हो लो। ये कैसे संभव होगा? कष्ट सहना पड़ेगा। जाड़े में 62 रातें जिसने गुजारी है सड़क पर, उसके लिए आप 2-3 रात तो गुजारिए, खड़े होइए। अगर राजनीति करनी है बीजेपी के सामने तो, और नहीं तो घुटना टेक व्यवस्था तो चल ही रही है जी, है ना। सरकार तो शाही टुकड़ा फेंकती है, हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है। यह हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है, बहुत पहले लिखा गया है। लेकिन आज एक सरकार की होशियारी पर 2 लाइन कहूंगा। सरकार में बहुत होशियार लोग होते हैं और हर चीज को वो आसानी से सेफ पैसेज बनाते हैं और सरकार पर आरोप भी नहीं लगने देते। देखिए, किसान बड़ी उम्मीदें लेकर गया था, उम्मीदें आज टूट रही हैं कि नैनों में था रास्ता और हृदय में था गांव, और पूरी हुई न यात्रा, छलनी हो गए पांव। और सरकार ने जो होशियारी की कि वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, सो उसने यूं किया कि वक्त पर दवा न दी। तो ब्रजेश जी, यह आंदोलन अंतिम सांसें ले रहा है और इन 2 लाइनों के साथ मैं कहूंगा कि युद्धों में हम कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छलचंदों से और हर बार पराजय पाई है अपने ही घर के जयचंदों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं, मैं उनकी तरफ रुख करूंगा, किसानों का पक्ष वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रख पाएंगे। चौधरी पुष्पेंद्र जी, अब किसानों के पास, विशेष तौर पर किसान यूनियन के पास क्या विकल्प बचे हैं इस आंदोलन को लेकर? देखिए ब्रजेश जी, यदि जबरदस्ती हटा दिया जाता है तो हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि आज भी मैं आपको बता दूं, नगर निगम के माध्यम से जो वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था थी, रात को बिजली काट दी गई थी, और जो वहां टॉयलेट की व्यवस्था थी वो हटा दी गई थी, पानी के टैंकर सप्लाई नहीं किए गए थे। तो ये एक तरीका होता है कि जब सप्लाई लाइन आप किसी की काट दें, वो गांव में नहीं है, वो सड़क पे पड़े हुए हैं, जहां पर खाना, पानी, दाना, टॉयलेट की व्यवस्था कुछ ना कुछ चाहिए होती है। वो सारी व्यवस्था जब ध्वस्त हो जाती है तो कहीं ना कहीं जाने के लिए मजबूर होता है। ये एक सांकेतिक था। इसके अलावा बार बार वहां परेड करी गई, जवान वहां घूमते दिखाई दिए, लाठी डंडा और पूरा अपना गियर लेकर के, जिसको ये संदेश दिया कि हम आपके ऊपर रात को जबरदस्त एक्शन करने जा रहे हैं। डराने की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़ौत के धरने में रात को एक्शन लेकर के उनको हटा दिया गया, और भी जगह ऐसा काम हुआ। तो अब मुझे ये लग रहा है कि सरकार इसको हटा देना चाहती है। यहां से किसान बेशक लगे सरकार को कि हार के जाएगा या हार के जा रहा है, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं कि इस सरकार के अंत की शुरुआत का बीज आज बो दिया गया है, और इनको ये काटना पड़ेगा फसल जो आपने बोई है। पर क्या इसके लिए थोड़ी भी संभावना नहीं बची है चौधरी साहब की बातचीत पर दोनों पक्ष लौटें? क्या एकदम इस तरह का डेडलॉक है? देखिए, मैं आज भी कह रहा हूं, यदि एमएसपी की व्यवस्था ये लागू कर दें, बाध्यकारी कर दें, तो दूसरा कानून वापसी से की जगह संशोधन पर किसान को मनाया जा सकता है। किसान भी खुश होगा, आप भी खुश होंगे, और आपके ऊपर कोई बोझ आर्थिक नहीं पड़ेगा। इस कदम को ये क्यों कॉरपोरेट के दबाव में नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाएगा, और विपक्ष की भूमिका भी देखी जाएगी। लेकिन इन्होंने अपने अंत की शुरुआत कर दी है। 300 सीटों का दम्भ जो हमारे बलबूते पर इन्हें मिले थे, उसके ऊपर ये हमारे ऊपर जो अत्याचार इन्होंने किए हैं, इसको किसान भूलने वाला नहीं है। इनको शायद गांव में भी घुसने ना दिया जाए, ऐसी स्थिति आएगी। वोट मिलना तो बहुत दूर की बात है। पर मुख्य जो दबाव है किसान आंदोलन का, वो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे। गाजियाबाद बॉर्डर तीसरे नंबर पर था जी, पर उन दोनों जगहों पर वो अभी इंटैक्ट हैं जी। ऐसा नहीं कि आंदोलन सारे तरफ से खत्म हो रहा है, दो जगह अभी भी वो इंटैक्ट हैं। अगर गाजियाबाद को जबरन उठाया जाता है तो सिंघू और टिकरी बॉर्डर पे अभी भी किसान है। तो मसले का समाधान कहां निकला? मैं तो कहूंगा कि यदि यहां से जबरन उठा भी दिया जाए तो सभी किसान भाई और टिकैत बंधु भी सब जाकर के वहीं बैठ जाएं। एक पॉइंट तो अपना जो है जबरदस्त तरीके से मजबूत रखो, और यहां से हार मान करके जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें किसानों की अगर हार हुई या इन बात नहीं मानी गई तो ये अंत में सरकार की हार होगी। ये आप नोट कर लो, ये आपको आगे दिखाई देगा। आप खुद कार्यक्रम करते रहेंगे, आप बहुत जमीनी नेता हैं, जमीनी पत्रकार हैं। ऑलराइट, हीरो वाजपेयी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि, और इस पक्ष पर हम लोगों ने बात भी की कि किसान और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथी हैं, देश की प्रगति के दोनों वाहक हैं। तो क्यों ना एक प्रयास किया जाए, पुलिस अपनी कार्रवाई जो कर रही करती रहे, बातचीत के टेबल पे लौटे और इस मसले के समाधान की कोशिश करें। बड़ी अच्छी बात चौधरी साहब ने कही कि आप प्राइवेट सेक्टर की मंडियों में एमएसपी लागू कर दीजिए, वहां बाध्यकारी कर दीजिए, और फिर हम संशोधनों पर बातचीत कर लेंगे। इट्स ए ग्रेट आइडिया। देखिए, ऐसा है कि पुष्पेंद्र सिंह जी ने क्या कहा और क्या मैं और आप कहते हैं, मुझे लगता है किसानों का जो नेतृत्व है वो सरकार के साथ जब भी वार्ता करेगा, सरकार वार्ता को तैयार रहेगी। नेतृत्व तय हो जाए। देखिए, इसी में तमाम लोगों का नेतृत्व था, हमने सबको सम्मान दिया, 40 लोग थे। और देखिए, अभी ब्रजेश शुक्ला जी ने बात अच्छी कही कि बहुत से लोग तैयार थे कि कानून सस्पेंड हो रहा है 1.5 साल के लिए और उसमें हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन तमाम लोगों ने उसमें अपने नेतृत्व के लिए नहीं कहा। तमाम वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे हैं। मुझे लगता है ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी 2-4 दिन में। उसके बाद एक रास्ता निकलेगा, और मुझे लगता है संवाद से ही वो रास्ता निकलेगा जिसमें सरकार कानून में बदलाव करने की बात करने को तैयार है, और किसानों का जो भी उसमें लगता है कि सुझाव कि इस तरीके से हल निकल सकता है, मुझे लगता है संवाद से वो हल निकल आएगा, और वो हल निकलना भी चाहिए। जब से देश आजाद हुआ है, कोई भी सरकार बिना किसानों के वोटों के सत्ता में नहीं आई है,
और जो भी सरकार सत्ता में आती है वो लोगों का नुमाइंदे हैं और लोगों के हित के काम करने के लिए ही आती है। इसलिए ये घमंड ना हमको है और ना किसी को होना चाहिए कि हम किसी को गुमराह कर देंगे तो हमारे झांसे में आ जाएगा, और ना हमको ये घमंड है कि हम किसी भी आंदोलन को तोड़ देंगे। कोई बात नहीं, ये हमारे लोग हैं, हमने और इन्हीं के द्वारा चुने हुए हम लोग हैं, इसलिए ये घमंड कतई नहीं है। एक काम करिए ना, हीरो सरकार है, हम इनके नुमाइंदे हैं, इनके हित के काम करने के लिए, और संवाद से वो हल निकलेगा। एक काम कीजिए, आपके चैनल पे फिर हम आप बैठेंगे और उस हल पर भी चर्चा करेंगे। आप बड़ा दिल दिखाइए और भारत सरकार किसानों को वार्ता हेतु आमंत्रित करे, बड़ा दिल दिखाइए। देखिए, अब ये तो वहां का जो भी सिस्टम बनेगा, मुझे लगता है सरकार कभी भी किसान विरोधी नहीं है, हमेशा वार्ता पे आमंत्रित किया, कई चीजें मानी भी, कई सॉल्यूशन दिए भी, लेकिन पहले दिन से हमारा ये कहना था वहां नेतृत्व का संकट है। 4-5 लोग नेतृत्व के लिए तैयार हो जाए, कौन 4-5 लीडर है, सरकार से कौन वार्ता करेंगे और जिनकी बात सब लोग मानेंगे। ओके, ऑलराइट। मनोज काका, क्या ये सही वक्त है या अभी थोड़ा सा रुका जाना चाहिए बातचीत के लिए? अरे सही वक्त का सवाल नहीं, सवाल यह है कि जो सरकार आज सरकार में, उसी के नेता हमारे जनपद के हैं, देश के माननीय रक्षा मंत्री जी, उन्हीं टिकैत बंधुओं का जब आंदोलन था तो वहां जाके कहते थे कि मुझे शर्म आ रही है कि 3 दिन से किसान आज खुले आसमान के नीचे है। अरे तब वो विपक्ष में थे ना। तब अगर वही जैसे ही सत्तासीन हो गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 62 दिन से जो किसान खुले आसमान के नीचे है, और ये देश का पहला आंदोलन होगा कि मां, बहन, बेटियां, नौनिहाल 8-8 साल के जो सड़क पे बिताए हैं, मैं समझता हूं कि उनकी पीड़ा को 150 से ज्यादा जो किसानों ने शहादत दी है और जो जवान घायल हुए हैं, उनके प्रति भी हमारी पूरी संवेदना है, चूंकि उसी किसान के ये बेटा हैं। लेकिन ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, चूंकि अंग्रेजों से काफी ये लोग प्रभावित रहते हैं उनके नीति से और गोंडसे से, इन लोगों ने बांटो और राज करो नीति अपनाया है, और मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि किसान जीतेगा। और टिकैत साहब का पहली बार हम आंसू देख रहे हैं, और अपनी पार्टी की तरफ से टिकैत साहब को कहना चाहेंगे कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा और इसी सियाह समुंदर से एक दिन नूर निकलेगा। टिकैत साहब और पूरे देश का किसान जीतेगा और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अरे वहां उनके पास पीने का पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टॉयलेट्स के अरेंजमेंट नहीं है, प्रशासन ने जो कुछ भी वहां सुविधाएं लगाई थी सब हटा ली गई हैं, ये टेंट उखाड़ दिए गए हैं। ये तो बर्बरता है ना। आपने कौन सी उनकी मदद कर दी जो आप कह रहे हैं जुनून में जाइए, मतलब वो आगे बढ़ जाएं और आप मजे करो। समाजवादी पार्टी गांव के स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारा उनके साथ खड़ा है। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उस दिन सड़क पर या सेकना बंद कर दे, दोनों पक्षों में संवाद से हल निकल आएगा। हम आप संवाद के कहा, एक गांव में एक कहावत है कि कूटा पिसा रात भर और परिणाम क्या निकला, 0। तो आपने जब 11 दौर की बात की तो क्या की, आपने संवाद किया कि उनको बुला रहे थे चाय। आप क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं निष्कर्ष निकाला? मैं उत्तेजित नहीं हूं, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि आपने 11 दौर अगर किसानों को बुलाया तो कोई मुद्दा क्यों नहीं निकाला? तीन छोटी बातें थी कि आप वापस ले लीजिए कानून, एमएसपी को कानूनी हक दे दीजिए। थैंक यू। छोटी बात आप क्यों नहीं? उमाशंकर पंडित, थैंक यू। एक रात में आप देश की पूरी संपत्तियां उद्योगपतियों को, क्या ये सही वक्त है एयरपोर्ट कि किसान और सरकार वापस वार्ता की टेबल पर आए और बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाएं? क्या ये सही वक्त है और शांति सौहार्द का वातावरण देश में बने? ब्रजेश जी, एक बार प्रश्न रिपीट कर दीजिए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही समय है कि दोनों पक्ष टेबल पर आए, बैठें, बातचीत करें, देश में शांति और सौहार्द का वातावरण हो? ब्रजेश जी देखिए, ये बात बेईमानी होगी, क्योंकि अगर सरकार सॉल्यूशन तक जाना चाहती तो पीछे इन्होंने 11 दौर की वार्ता कर ली, जिसकी नीति सिर्फ एक थी, किसानों को थकाओ भगाओ। और थकाओ भगाओ की नीति ने आज जब उसमें सरकार सफल नहीं हो पाई तो सरकार ने षड्यंत्र अपनाया, जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। अमित शाह जी अच्छी तरीके से जानते थे कि ये षड्यंत्र करेंगे और सफलता मिलेगी। ये जो एमएसपी कंपनी है ना ब्रजेश जी, एमएसपी मतलब वो मुझे नहीं लगता हीरो वाजपेयी जी उस कंपनी के हैं। ये जो मोदी शाह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, जिसने राजनाथ सिंह जी को आपने देखा कैसे मोदी जी ने किनारे धकियाया, इसके पहले अमित शाह ने जेपी नड्डा को धकियाया, तो
तो ये जो मोदी साहब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो दो और गुजराती भाई जो अडानी और अंबानी जी आप हैं, एक परिवार उनके की चरणों पार्टियों में के हाशिए पे पड़े दंडवत देश के हैं, नेता, दंडवत आप हैं, क्या अडानी आपको अंबानी के चर्चा ना चरणों करो। में गिरे हमारे पड़े यहाँ कोई भी हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय हो सकता है ये पार्टी का। कहना उचित आप नहीं यहाँ है तो ब्रजेश जी परिवार की की टेबल खबर पे रखने आएंगे और की चर्चा कर आप लेंगे। बोल रहे हैं अगर ऐसी बातें। टेबल पे आके अरे चर्चा उमर करनी शंकर जी, आप होती, तो ना कहो अरे आप सर। उत्तर प्रदेश के अरे अपमान जब पर तक भी चुप गांधी हैं। लिखा नहीं होगा, राजनाथ सिंह जी उस को दिन पर आप धकिया आ नहीं दिया, सकते। ये छोटी बात अरे आपके लिए आप हो बात सकती कर रहे हैं इस तरह है। की। उत्तर प्रदेश ने देखा है वो क्या हो रहा है? कैसे मोदी ने राजनाथ सिंह जी को धकियाया है। आप इसका मतलब आप भी मोदी साहब कंपनी के हैं। देखिए भाजपा में दो फाड़ है, एक मोदी साहब कंपनी वाली है, एक भाजपा वाली है। आप मोदी साहब वाले हैं, इसका मतलब मोदी साहब वाली कंपनी के हैं क्या? से पार्टी चलाने मोदी साहब प्राइवेट में आप भी चले गए क्या? मैं तो सोच रहा था आप भाजपा में, आप तो मोदी साहब में चले गए। तुम्हारे यहाँ तय नहीं हो पा रहा है। देखिए अमित शाह जी बिहार में रहे, उनको ऐसे षड्यंत्रों का पूरा अनुभव है और अब मोदी जी पर भी तमाम आरोप लगे हैं। यूट्यूब खोल के देख लीजिए, तो उन्होंने साजिश की। जिस आदमी की इतनी हिम्मत नहीं थी, सुन लीजिए मैं कह रहा हूं, जिस आदमी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 2 कदम चल पाता, उसको आपने लाल किले के तिरंगे का अपमान करने के लिए भेज दिया। जिसकी हिम्मत नहीं थी 2 कदम चल पाता, आपने उसे तिरंगे का अपमान करवा दिया। ये लोकतंत्र की हत्या थी। सिर्फ ब्रजेश शुक्ला बोलेंगे। ब्रजेश शुक्ला जी, मसले का समाधान कैसे निकले, देश में शांति कैसे आए, किसान वापस खेतों पर लौटे, सरकार अपने रोजमर्रा के काम पर लगे और यह विवाद खत्म होना चाहिए। देश तरक्की मांग रहा है, यूथ रोजगार मांग रहा है, देश पर खाद्यान्न संकट है। अगर इस तरह की स्थितियां बनती रहीं तो देखिए ब्रजेश जी, अभी मैंने दौरा करने गया था, कई जिलों में मैं गया। सबसे बड़ी किसान ये चाहता है कि उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है अनाज का, वो मिले, उस पर जोर दिया जाना चाहिए, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हर वार्ता में उसको प्रथम रखना चाहिए। मैंने बहुत किसानों से बात की, सिर्फ एक मुद्दा, वो जो चाहते हैं उस मुद्दे पर मतलब प्राइवेट मंडी अगर खुले तो वहां एमएसपी के कम कीमत पर खरीद ना हो, यह सुनिश्चित होना चाहिए। नहीं ब्रजेश जी, एक चीज और कहना चाहते हैं। अब मैं पुष्पेंद्र जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो मंडियां हैं सरकारी, ये शोषण का अड्डा बन गई हैं। किसान इस पे छला जा रहा है। लोग प्रधानों से लिखवा के ले जाते हैं कि ये अनाज मैं अपने काम के लिए ले जा रहा हूं शहर, और रास्ते पकड़ लेते हैं उनको। आप इसको इस पर स्टोरी करवा लीजिए, तो आप किसान का समर्थन कैसे मिल पाएगा आपको? इन मंडियों से भ्रष्टाचार हटे, इन मंडियों पर किसानों को खुलेआम जाने का अवसर मिले, वो अपने कीमत पर अनाज बेच सके, ये मूल्य होने चाहिए, तभी इस समस्या का हल हो सकता। वरना आप चिल्लाते रहिए, क्या हासिल होगा? कुछ नहीं हासिल होगा। जब तक किसान को मंडियों में सुविधा नहीं मिलेगी, उनसे ठगी नहीं होगी और उनको। आप क्या चाहते हैं ब्रजेश जी? बिल्कुल सरकार और किसान वार्ता के लिए फिर से लौटे। मैं चाहता हूं कि वार्ता की टेबल पर आए दोबारा से, फिर लौटे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक विस्तृत वार्ता हो, उस पर एक कोई कानून बने, तब सारी समस्या का हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है, और डंडा लेके कुछ ना कुछ हरकत करता, हमारे संगठन का नहीं है, हमारे संगठन का नहीं। अभी पता करेंगे।